स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए आज का ये मॉडल पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पहले के जितने भी मॉडल पेपर हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। महाभारत बैच मैंने अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा 10 फुल मॉडल पेपर मैंने टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर भेज दिया है, वहाँ से आप उन सभी मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा, आपको अपने इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आइए आज के इस बेहतरीन मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं और आपके सामने जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो रखते हैं। सवाल जो है आपके बाइलिंगुअल हैं, यानी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में हैं। तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि अगर कोई बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है, जी जान शिद्दत के साथ आपके लिए अपना कीमती समय लगा रहा है, तो गाइस आपको भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो मेरे प्यारे भाई केवल और केवल एक क्लिक करने से मेरा उत्साह बढ़ जाता है और मुझे मोटिवेशन मिल जाता है, तो आपको कर देना चाहिए। मतलब अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो मात्र एक क्लिक यानी वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके शेयर और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और बेहतरीन क्लासेस ला पाता हूँ। शुरुआत करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को, जिसमें पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल आपका जो है ये बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। पहला सवाल है, डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। अब आपको ये बताना है कि इसमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। इसका आंसर आप बताएंगे, राइट उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए समझिएगा, अगर मैं बात करूं इसमें राष्ट्रपति से नियुक्ति नहीं की जाती। देखिए उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनकी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा अगर कहा जाए राज्यपाल और इसके अलावा कहा जाए महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति जो है इन्हीं के द्वारा की जाती है। लेकिन महाधिवक्ता यानी कि जो एडवोकेट जनरल होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी राज्यपाल ही महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं और महाधिवक्ता को हटाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका महाधिवक्ता। जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है, इसके बारे में जो बताया गया है, ये आर्टिकल 165 में बताया गया है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। आपको बताना है कि वो पहला भारतीय राज्य कौन सा है जिसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो वो जो है आपका ये हो जाएगा केरल। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल। अगला सवाल आपके सामने है कि उस वाहिनी का चयन कीजिए जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। आपको बताना है कि इसमें से उस वाहिनी का नाम आपको बताना है कि जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। तो ये हो जाएगा आपका यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरेटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। शुरुआत जो हुई है इसको मनाने की, ये 11 नवंबर 2008 से हुई है। तो 11 नवंबर 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये 11 नवंबर 1888 को अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इनका जन्म हुआ था, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो 11 नवंबर 1888 को अबुल कलाम आज़ाद के उपलक्ष्य में 11 नवंबर 2008 से प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला आपके सामने कि संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। कहने का मतलब ये है कि कौन सा संविधान संशोधन था। तो ये हो जाएगा आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि सबसे पहले जो जीएसटी लगा था
ये किस राज्य में लगा था? तो ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे पहले जीएसटी लगने वाला राज्य वो असम है। विश्व में अगर कहा जाए कि जीएसटी जो है ये सबसे पहले कहाँ पे लगा था, तो ये फ्रांस में लगा था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में जीएसटी का दोहरा मॉडल किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो हो जाएगा कनाडा से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल मिलाकर के 7 जिले जो हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र से लगते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है ये सीमावर्ती बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे ज़िले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं, जैसे झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट। तो यहाँ पे महोबा जो है आपका ये राइट उत्तर हो जाएगा, सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का परसेंटेज निकाले पे 7.33% आएगा। तो डी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि 6वीं शताब्दी पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? 6वीं सदी के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? तो राइट उत्तर हो जाएगा सूरसेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कीर्ति समदनाष्टक के लिए जाना जाता है? देखिए, किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कीर्ति समदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ये हो जाएगा आपका रहीम को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पहली बार 1887 में प्रकाशित हुआ था दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान, इसके जो संपादक थे ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। 10 नंबर सवाल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? देखिए, अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 की धारा 2 के तहत 26 जनवरी 1968 से कह दिया गया कि सभी सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। तो 1968 राइट होगा। लेकिन अगर बैंकों में बात की जाएगी तो 1976-77 के दशक में, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे राइट होगा सी आंसर। अगला आपके सामने है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी आंसर दसवंत। दसवंत जो है ये अकबर के जो दरबार है इसके मुख्य चित्रकार थे। सी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दसवंत। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया वो कौन है? देखिए, शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास करने वाले फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार मुस्तरी बाई। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुस्तरी बाई। अगला है कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत जो हो जाएगा ये हो जाएगा आल्हा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वी आंसर आल्हा। तो जो भी हमारे डियर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? देखिए, कर्णाली नदी से जुड़ करके घाघरा नदी बनाने वाली नदी जो है ये कौन सी है? तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका शारदा नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी आंसर शारदा नदी। अगला है कि निम्न में से किस खनिज को येलो केक यानी पीला केक भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज आल्सो कॉल्ड येलो केक? सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। करेक्ट उत्तर हो जाएगा वी आंसर यूरेनियम। अगला है कि निम्न में से किसे वर्ष 2024 का अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया? मैंने आपको बताया कि अर्जुन अवार्ड में 15 लाख राशि यानी कि 15 लाख राशि, साथ में अर्जुन अवार्ड की प्रतिमा और इसके अलावा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड जो है ये सबसे पहले तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया गया था। वर्ष 2024 का अर्जुन अवार्ड जो है ये मोहम्मद शमी को क्रिकेटर के क्षेत्र में दिया गया है। तो वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA अर्थात राष्ट्रीय जांच एजेंसी
कि वर्तमान महानिदेशक कौन है। देखिए अगर कहा जाए NIA यानी कि जो वर्तमान महानिदेशक हैं ये कौन है, तो ये हो जाएंगे सदानंद वसंत। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए आंसर, सदानंद वसंत। सदानंद वसंत जो हैं ये NIA के महानिदेशक हैं, जो कि 31 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। तो 31 दिसंबर, एक मिनट, देखिए 31 दिसंबर 2026 तक जो महानिदेशक रहेंगे NIA के, वो रहेंगे सदानंद वसंत। अगर आपसे पूछा जाए कि NIA के संस्थापक कौन हैं, तो राधा विनोद राजू जो हैं ये NIA के संस्थापक माने जाते हैं। अगला है कि विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2024 को किस देश में आयोजित किया गया। इस दिए गए ऑप्शन के अनुसार कहा जाए तो सारे ऑप्शन गलत हैं। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन जो है इसका अगर कहा जाए जो आयोजन है ये 2024 में 15 से 19 जनवरी 2024 के बीच 54वीं वार्षिक गांठ की बैठक की गई, जो कि स्विट्ज़रलैंड के दावोस में की गई। तो अब की बार जो 2024 की बैठक हुई है स्विट्ज़रलैंड के दावोस में हुई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो विश्व आर्थिक मंच है यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेक्टर जो है इसकी जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे है, तो ये भी स्विट्ज़रलैंड में ही है। अध्यक्ष इसके जो वर्तमान में है वो हैं बार्ज ब्रेडे, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया। देखिए 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। अगला है कि निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था। देखिए सीलोन जो है किस देश का पुराना नाम है, तो ये श्रीलंका का है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। अगला है कि 1869 में नहर के खुलने से भारत के यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हुई गई। कहने का मतलब है कि 1869 में कौन सी नहर खुलने के कारण भारत से यूरोप की दूरी जो है 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो ये जो हो जाएगा आपका 22 नंबर सवाल, स्वेज नहर। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। अगला है कि गणतंत्र दिवस 2024 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे। देखिए गणतंत्र दिवस 2024 की जो परेड हुई इसके मुख्य अतिथि कहा जाए, चीफ गेस्ट जो कहा जाए, तो इमैनुअल मैक्रों जो हैं ये इसके चीफ गेस्ट थे। यानी कि जो इमैनुअल मैक्रों हैं इसके मुख्य अतिथि थे। और ये इमैनुअल मैक्रों कहाँ के हैं, तो ये फ्रांस के हैं। राइट उत्तर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रों। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। देखिए खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील जो है इसके समझौते किए गए। स्नैपडील जो है अगर कहा जाए इसके संस्थापक तो ये जो है कुणाल बहल और रोहित बंसल को माना जाता है। वर्तमान में जो है कुणाल बहल इसके अध्यक्ष भी हैं। फरवरी 2010 में स्नैपडील जो है इसको संगठित किया गया और हेडक्वार्टर इसका स्नैपडील का न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 25 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, विक्रम साराभाई। अगला है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, बताइए राइट क्या होगा। फिर से समझिए, सवाल कह रहा है कि ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए बेटर इंडिया एंड बेटर वर्ल्ड। राइट हो जाएगा NR नारायण मूर्ति। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 26 नंबर सवाल ऑप्शन बी, NR नारायण मूर्ति। अगला सवाल है आपके सामने कि जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने 57 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। सही उत्तर हो जाएगा अमन से हिरावत। ए आंसर राइट हो जाएगा अमन से हिरावत। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। देखिए क्वथनांक जो होता है ये कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि पानी उबलने का। अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो पानी उबलने लगेगा, और जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसमें भी पानी उबलने लगेगा। क्वथनांक का मतलब होता है कि वह तापमान, वह उच्च तापमान जिस पे पानी उबलने लगे। तो ये हो जाएगा आपका 212 फ़ारेनहाइट। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन।
तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक बगान फसल नहीं है। देखिए बगान फसल इसमें कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। बगान फसल वही फसल होती हैं जिन्हें आप नकदी फसल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी बगान लगाई जाए, जैसे कॉफ़ी, चाय, काजू, और इसके अलावा गाइस कहा जाए जो रेशेदार फसलें होती है वो भी। लेकिन जो मोटे अनाज होते हैं ये बगान फसलें नहीं होती। तो डी आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके सामने, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए तूर दाल जो है इसे आप अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम अरहर की दाल के नाम से जानते हैं। ए राइट आंसर होगा। अगला एक का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि किसका प्रयोग हवा का बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। हवा के बल और वेग को मापने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो हो जाएगा आपका एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर जो है इसे आप वायु वेग मापी भी कहते हैं। तो डी आंसर राइट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बताऊँ आपको तो स्पीडोमीटर जो है इसे स्पीड मापी जाती है, यानी वाहनों की गति मापी जाती है। लैक्टोमीटर से जो है ये मापा जाता है शुद्धता, यानी दूध की शुद्धता, ये जो है लैक्टोमीटर से मापी जाता है। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 32 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 1949 से ये मनाया जाने लगा है और 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर 1949 से भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। देखिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कानून के समक्ष समानता का अधिकार। डी आंसर राइट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का हेड क्वार्टर कहाँ है। बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेड क्वार्टर कहाँ है। सही उत्तर जो हो जाएगा 34 नंबर सवाल का ये हो जाएगा आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेड क्वार्टर जो है ये मुंबई में है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अगला सवाल है आपके सामने कि मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय की एक पहल है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। आपको बताना है इसमें से वो कौन सा मेला है। 36 नंबर सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा नौचंदी मेला, जो कि मेरठ में मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि नौचंदी मेला जो है ये हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकताओं का प्रतीक है, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, इसलिए इसे नौचंदी मेला को एकताओं का प्रतीक भी माना जाता है। अगला सवाल है आपके सामने, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। देखो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है ये ना तो आर्किमिडीज ने की है, और अगला देखा जाए तो यहाँ पे जो राइट होगा ये हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वी आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, मतलब कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं के बारे में बताती है। तो ये जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर 8वीं अनुसूची। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 है कि पक्षी दाना चुग रहा है, इसका हिंदी में आपको बताना है। हिंदी आ गया है 38 तक आपके जीके तक कंप्लीट हुए। पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपको बताना है कि इसमें से पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब ध्यान से देखा जाए तो आपका अंडज, नभचर, खग ये जो है पक्षी के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो दिया गया है पंकज ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ये जो पंकज है ये कमल का पर्यायवाची है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को गुड न्यूज़ दे दूं, अगर आप इस अपने परिवार पे नए हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक रामबाण ई बुक लाई गई है, जिसमें जीके, यूपी जीके, मैथ, हिंदी, रीजनिंग पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा कंप्लीट सिलेबस 418 पेज की ये ई बुक आपको मिल रही है 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में। क्योंकि दाम तो इसका 99 रुपये है, लेकिन ये अभी आपको मात्र 39 रुपये की मिल रही है। खास बात तो यह है कि ये ई बुक जो है आपकी इमेज और कलरफुल के साथ है, साथ में जितने भी क्वेश्चन हैं ओरिएंटेड है,
एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू है तो आपके लिए ये ई बुक जो है रामबाण तरीके से तैयार की गई है। 60% डिस्काउंट के साथ आपको ये मात्र 39 की मिल रही है। लेना है अगर आपको तो इस दिए गए नंबर 8948667652 इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। और बाकी मेरे प्यारे भाई आपको मैं इसका डेमो पेज दिखा देता हूँ। तो आप एक बार यहाँ पर इस ई बुक का डेमो पेज देख लीजिए। कितने बेहतरीन तरीके से लाजवाब कंटेंट के साथ ये ई बुक आपके लिए तैयार की गई है। खास बात तो ये है कि इमेज कलरफुल के साथ बनाया गया है ताकि पढ़ने में मज़ा आए, आप बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना करें, उबाऊ आपको महसूस ना हो। इस वजह से इसे इमेज और कलरफुल के साथ बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए और आपको ये अच्छा भी लगे। देख लीजिए एक बार कितने अच्छे से ये बनाया गया है, देख लो। तो फिर देरी किस बात की, 60% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाते हुए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 8948667652। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। मतलब ये है कि जो ये अनाथ लिखा हुआ है इसका विलोम आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सनाथ। अनाथ का जो विलोम होगा ये हो जाएगा सनाथ। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए समझिएगा, अगर कहा जाए अनाथ का मतलब क्या होता है, तो जिसका कोई नाथ ना हो, यानी जिसका कोई ना हो उसे कहा जाएगा अनाथ। तो यहाँ पे ये रेखांकित जो है ये जो दिया गया है डी नंबर में, ये इसका एक शब्द हो जाएगा या अनेक, एक शब्द के लिए अनेक शब्द हो जाएगा। बट यहाँ पे अनाथ का हमसे विलोम पूछा गया था, यानी कि इसका विपरीत पूछा गया था, तो सनाथ राइट होगा, ए आंसर राइट होगा। अगला आपके सामने 41 नंबर सवाल है कि रेखांकित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। अब देखिए इसमें कहा जाए तो कनक, अनंत और महावीर ये अनेकार्थी हैं, लेकिन हत्या जो है कोई अनेकार्थी शब्द नहीं है, डी आंसर राइट होगा। अगला आपके सामने है कि जिसका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका संबंध आध्यात्म से है इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा आध्यात्मिक। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिक। अगला सवाल है आपके सामने 43 नंबर सवाल की कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। कहने का मतलब है कि समरूपी भिन्नार्थक, समरूप भिन्नार्थक का मतलब है कि देखने में समान लगे लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, यानी भिन्न अर्थ हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका अवधि और अवधि जो है ये अलग अलग, क्योंकि इस अवधि का मतलब होता है आपका समय, यानी कि अगर कहा जाए तो इस अवधि में उन्होंने इतना काम किया, तो अवधि आपका हो जाएगा समय के बारे में बताता है। और जो अवधि बड़ी ई की मात्रा के साथ है इसका मतलब हो जाता है एक भाषा। तो यहाँ पे ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44 कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन जो है कैसा शब्द है, कोई उपसर्ग है, बिल्कुल नहीं, कोई सर्वनाम है, बिल्कुल नहीं, ना तो कोई कारक है। राइट हो जाएगा अव्यय पद है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मिलाप शब्द दिया गया है, इसमें कौन सा प्रत्यय है। देखो मिल जो है आपका ये कोई मूल शब्द हो जाएगा, आप जो है आपका ये हो जाएगा प्रत्यय, तो वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। मिल में आप प्रत्यय लगा करके मिलाप शब्द बना हुआ है, तो वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने प्रति प्लस आघात का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नहीं संधि रूप क्या होगा। देखिए प्रति प्लस आघात का सही संधि रूप क्या होगा, तो प्रति धन आघात का जो सही रूप होगा ये होगा प्रत्याघात। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर प्रत्याघात। अगला है कि महौषध का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये महौषध लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखिएगा, अगर ये महौषधि इस तरीके से लिखा होता तब आपका बी या फिर सी हो जाता, लेकिन यहाँ पे लिखा है महौषध, तो महौषध जो लिखा है इसकी वजह से राइट होगा महाधन औषध, यानी ए आंसर राइट होगा महाधन औषध। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए पाषाण आपका तत्सम है, इसका तद्भव पत्थर होता है, ये होगा नहीं। कंगड़ आपका जो है ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव जो है कंगन होता है, ये भी नहीं है। पक्ष आपका जो है ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव पक्ष होता है, ये भी नहीं है। लेकिन प्यासा जो है आपका ये तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है ये पिपासु होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक वाक्य दिया गया है जो कि अशुद्ध है, अशुद्ध यानी कि गलत है। अब देखिए आप आज मैं यहीं रहूँगा, ये बिल्कुल शुद्ध है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, सही है। अभी तक पत्र नहीं मिला, ये भी सही है। लेकिन जो दिया गया है बी आंसर ये गलत है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, देखिए सज्जन के साथ ही लोग शब्द जुड़ गया है, यानी सज्जन का मतलब ये होता है कि अच्छे लोग, तो यहाँ पे सज्जन के साथ लोग लगाने की जरूरत नहीं थी, सज्जन भला ही सोचते हैं, ये आपका राइट होगा। तो वी आंसर गलत दिया गया था, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी।
अगला है कि मुझे आज खाने की मन नहीं होती, अशुद्ध अंश का छांटिए। अब देखिए, अगर देखा जाए तो मुझे आज खाने की मन नहीं होती, इसमें दो अशुद्धियाँ हैं। एक तो पहला कि खाने के साथ की नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो ये कुछ सही है। यहाँ पे नहीं होती जो है ये गलत दिया गया, क्योंकि नहीं होती के स्थान में नहीं होता होना चाहिए था, तो मन नहीं होता ये होना चाहिए था। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, वाच्य या फिर कहा जाए वॉइस के कितने प्रकार होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो आपका कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो राइट हो जाएगा 3 प्रकार के, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर कहा जाए वाक्य को समाप्त करने के लिए यानी कि खत्म करने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पूर्ण विराम, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पूर्ण विराम। नेक्स्ट वाले कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोहे के चने चबाना, इसका मतलब क्या है? बहुत कठिनाई झेलना, बिल्कुल। स्पष्ट बात करना ये नहीं है, बहुत ही आशा रखना ये भी नहीं है, और बहुत ही विश्वास रखना ये भी नहीं है। तो ए आंसर राइट होगा आपका, बहुत कठिनाई झेल करके बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला देखिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इसका मतलब यह है कि विशिष्ट और एक सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका दिया गया ऑप्शन ए। अगला है कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति कहा गया है, अगर एक ही वर्ण कहा जाएगा तब आप कहेंगे अनुप्रास अलंकार, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार होता है, जबकि एक ही शब्द की आवृत्ति में अगर कहा जाए तो यमक अलंकार होगा। हमसे वर्ण कहा गया है तो वी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि जो मात्रिक समछंद हैं जिनके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऐसे सममात्रिक छंद बताइए जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा चौपाई, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, क्योंकि दोहा में कहा जाए तो 13-11, सोठा में कहा जाए 11-13 और रोला में कहा जाए तो 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन जो चौपाई है इसमें 16 मात्राएं होती हैं, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, रेखांकित शब्द में समास बताना है। मतलब आजीवन में कौन सा समास है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आजीवन में आ जो है आपका ये उपसर्ग लगा हुआ है, जीवन आपका जो है मूल शब्द है, तो इसमें अव्यय पद आपका आ लग चुका है, यानी आजीवन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर अव्ययी भाव समास। अगला है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा, उत्साह रस जो है ये वीर रस का स्थायी भाव होता है, और जो विस्मय आपका ये अद्भुत का हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट जो हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा शोक। अगला है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। 59 नंबर सवाल है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर वर्णमाला, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। अगला आपके सामने के निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को छांटिए। देखिए, संसार बहुत बड़ा है, उनका गौरव अच्छा है, समुदाय बहुत छोटा है, अश्वनी जो है आपका ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने मित्र तक वीडियो को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है कि अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो गाइज़ आप हमारी इस मेहनत को और भी उत्साहित करने के लिए और हमें और भी ऊर्जा देने के लिए गाइज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, बेटी का जो बहुवचन होता है बेटियां होता है, ठीक है। डिब्बी का बहुवचन डिब्बियाँ, ये गलत है। श्रोता का श्रोतागण और बधू का बधुए, ठीक है। डिब्बी का जो डिबिया का जो बहुवचन होता है ये डिबियाँ होता है, तो डिबियाँ यहाँ के ऊपर चांद बिंदु लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो है बी ये गलत दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से संबंध कारक वाक्य को पहचानिए। आपको बता रहे हैं संबंध कारक में क्या क्या होता है। तो इसमें कारक चिन्ह जो होते हैं का, की, के, रा, री, रे, ये जो है आपके कारक चिन्ह होते हैं। तो देखिए, राम खाना खाता है, ये नहीं है। राम का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ये बिल्कुल सही है, तो बी आंसर राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे का जो है आपके संबंध कारक लग चुका है। कुत्ता किसका है, ये हो जाएगा राधा का, तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे राधा जो हो जाएगी और कुत्ते के बीच संबंध दर्शाया जा रहा है, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। आपको बताना है इसमें से विशेषण क्या है, बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा।
PDF जो है इसकी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखिए इतिहास से बना हुआ है, ऐतिहासिक यही आपका विशेषण हो जाएगा, तो ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा। देखिए जागना का जो प्रथम प्रेरणार्थक होगा ये क्या होगा आपको बताना है। जागना का प्रथम प्रेरणार्थक जो होगा ये क्या होगा आपको बताना है। जागना का जो प्रथम प्रेरणार्थक होगा ये जगाना होगा, दूसरा होगा जगवाना, तो राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल यानी कि जो काम है पूरा हो चुका हो। 65 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, यही आपका राइट हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल है, वह घूमने जा रही है ये अपूर्ण है, वह पढ़ रहा था ये अपूर्ण भूत है, मैं बाहर जाऊंगी ये आपका सामान्य भविष्य है, तो राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल है। गीत गा रहा था यानी काम अभी पूरा नहीं हुआ था, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूत, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए यहाँ पे आपका गद्यांश आ चुका है, 67 से 71 तक के गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद सवालों को आंसर देना है। तो जल्दी से मैं एक बार गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेता हूँ। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के बंगाली परिवार में हुआ था। पिता का नाम देवेंद्र नाथ, माता का नाम शारदा देवी था। इनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी थी। काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्टर मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियाँ भी हमें दी गई हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि यानी कि बिना डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी में रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पे बंग भंग आंदोलन आरंभ हुआ। आपसे एग्जाम में यानी कि जीके में सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बंग भंग आंदोलन कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को किस त्यौहार के समय पे, तो रक्षाबंधन के उत्सव पे। इसके बाद देखिए लिखा है कि इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचनाएं गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उसका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन उनकी रचना है। सर्वोत्तम की प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हो गया और इनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। तो यहाँ पे अब देखिए इसके हिसाब से गद्यांश दिया गया है, इसके हिसाब से जो सवाल दिए गए हैं इसको पढ़िएगा। 67 नंबर सवाल है कि नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई। तो अभी आपने देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, तो राइट उत्तर हो जाएगा 67 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो अभी आपने देखा कि इन्हें गीतांजलि जो है इसके लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, तो डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ। तो अभी अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई, गद्यांश को पढ़ने के बाद भी, अगर आप जीके नहीं जानते हो तो गद्यांश को पढ़ने के बाद भी इसका आंसर आपने इजली तरीके से बताया है। 7 मई 1861 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला है कि उनके पिता कौन से समाज के नेता थे। तो अभी आपने देखा कि इनके जो पिता थे ब्रह्म समाज के नेता थे, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज। अगला सवाल आपके सामने है कि जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है। तो ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया है। तो राइट उत्तर हो जाएगा 72 नंबर सवाल का कि जो गांधी जी हैं इन्होंने राष्ट्रकवि का सम्मान जो है, ये राष्ट्रकवि जो है किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वी आंसर। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका, मैथिली शरण गुप्त। अगला है कि देवदास उपन्यास जिस पे 3 बार फिल्म भी बन चुकी है, उपन्यास का नाम क्या है। देवदास उपन्यास जिस पे 3 बार फिल्म भी बन चुकी है, इस उपन्यास का नाम, इस उपन्यासकार की जो नाम है वो है, उपन्यासकार का जो नाम है वो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, वी आंसर राइट होगा। कामायनी के रचनाकार कौन है या कामायनी के रचयिता कौन है। एक प्रकार का कामायनी कहा जाए तो ये आपका महाकाव्य जिसमें 15 सर्ग हैं, और कामायनी के रचयिता जो हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। देखिए दोहावली की और गीतावली, रामचरितमानस तुलसीदास की है। यामा जो है तुलसीदास की नहीं है, यह है महादेवी वर्मा की, जिसके लिए इन्हें 1982 में
ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो यहाँ पे गाइज आपके 75 सवाल, यानी अगर कहा जाए तो आपका 150 में 75 सवाल कंप्लीट हो चुका है, यानी आधा पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है जीके और हिंदी से, और ये मैंने बेहतरीन तरीके से आपका कंप्लीट भी करवा दिया है। आई होप ये आज की हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। ये पूरा फुल मॉडल पेपर जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके फुल मॉडल पेपर को देख सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि इसके पहले जो आपके मॉडल पेपर दिए गए थे 10 मॉडल पेपर वो मैंने भेज दिया है। अगर आपने उसे सॉल्व कर लिया है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको अगला मॉडल पेपर भेज दूंगा। तो 10 मॉडल पेपर जो मैंने भेजे हैं उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, बेहतरीन मॉडल पेपर है, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। बाकी मेरे प्यारे भाई, आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई अगर अच्छी लगी तो बिना कहे लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ये बात आप भी जानते हो। तो मिलते हैं इसके बाद एक खास वीडियो में। हमारी मेहनत कैसी लगी इस पर एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसके बाद एक नई बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।